वो किस तरह से किन किन पार्टों में डिवाइड है। तो मैंने बताया था आपको कि एक तो जो पश्चिम, ये देखिए आपका ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ये जो है इसमें आपका ये जो वेस्ट साइड है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में डिवाइडेड है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम, जो येलो कलर वाला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। ये बीच वाला आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है आपका। फिर ये पूर्वी मैदान है, मैदानी भाग है। और एक ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश, ये आपका क्या बोलते हैं ब्लू वाला है। और ये आपका रेड वाला पूर्वी मैदानी भाग। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश हरा वाला, लाल वाला ये आपका पूर्वी मैदानी भाग। और दोस्तों येलो पीली वाली उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस तरह से राजस्थान का जो भूभाग है इस तरह से डिवाइडेड है दोस्तों। तो जो मेन बीचों बीच में ये नॉर्थ ईस्ट से मतलब उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम में, यहाँ से शुरू होकर अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ से अरावली पर्वत, यहाँ से इधर से है ना अरावली पर्वत प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर क्या बोलते हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है। ये देखो दोस्तों ऐसे ये, और इसी तरह से इसी ओर ढलान भी है, इधर से पूरब उत्तर पूरब से ये इस तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ ढलान है दोस्तों। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में आप देखिए लेक्चर 10th लेक्चर में आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे राजस्थान आपका किस तरह से बना हुआ है, राजस्थान का ज़मीन किस तरह से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से पार्ट में क्या क्या खनिज है, मिनरल्स है, नेचुरल गैस कहाँ मिलते हैं, कैसे भाग हैं, बालूका स्तूप कौन कौन से होते हैं, जैसे बरखान बालूका स्तूप बताया मैंने। ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बताया। बरखान है, पैराबोलिक है, ये सब बालूका स्तूप के बारे में डिस्कस किया था। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो विश्व है बहुत प्रागैत इयोसीन काल में और प्लेस्टोसीन काल में, जो है ना प्लेस्टोसीन काल या इयोसीन काल जो बोलते हैं, जो बहुत ही प्राचीन काल है, इन काल में जो विश्व है वो 3 भागों में डिवाइडेड था दोस्तों। 3 भाग में डिवाइडेड था। कौन कौन से भाग में था दोस्तों? एक तो है ना अंगारा लैंड, और दूसरा था क्या बोलते हैं गोडवाना लैंड, और तीसरा टैथिस सागर दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में थे टैथिस सागर। तो ये जो विश्व है ना, इन्हीं तीनों से बना हुआ था प्रागैत, और धीरे धीरे चेंज होते गए। तो गोंडवाना लैंड और है ना टैथिस सागर का अवशेष राजस्थान में है। मतलब टैथिस सागर है ना धीरे धीरे इनको जैसे कालांतर में ये सब नीचे चले गए, ऊपर से रेत से भर गए। मतलब टैथिस सागर था, रेत बाहर आ गया और टैथिस सागर धीरे धीरे नीचे धंस गए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ जो राजस्थान है ना दोस्तों, राजस्थान माना जाता है गोंडवाना और टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है, जिसमें टैथिस सागर का अवशेष ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, टैथिस सागर का अवशेष ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान भाग ये पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। बताया था कि जो टैथिस सागर का अवशेष ये दोनों पार्ट में, ये और ये पार्ट में पूर्वी मैदानी भाग में, और है ना गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलते हैं आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो ये दोनों भाग में ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों। तो अंगारा याद रखना है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टैथिस सागर, इससे बना हुआ था विश्व। कौन से काल में? प्लेस्टोसीन काल और इयोसीन काल में दोस्तों। बहुत मतलब ये बहुत प्राचीन काल है, जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल मीन्स मतलब इयोसीन काल और क्या बोलते हैं प्लेस्टिसिनो काल दोस्तों। तो ये मैंने आपको
पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें मैंने ये कवर की थी। देखो दोस्तों, ये सब सारी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया। आप पिछले लेक्चर देखिए सारे मिनरल्स के बारे में। इयोसीन काल, ये देखिए दोस्तों, इयोसीन काल, इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल में ये सब चीज़ें टेथिस सागर विद्यमान थे इस समय, और टेथिस सागर से के ही अवशेष और गोंडवाना लैंड के अवशेष इस समय मिलते हैं। देखिए आपका ये जो है ना, ये राजस्थान के भौतिक विभाग तीन भागों में विश्व जो 3 भाग में अंगारा लैंड दोस्तों, ये रहा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इससे और टेथिस सागर इनके मध्य में था। तो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष से राजस्थान बना हुआ है दोस्तों। और ये जो है ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अभी मैंने बताया, और पूर्वी मैदानी भाग ये आपका टेथिस सागर के अवशेष है। और ये आपका क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार ये आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं दोस्तों। और ये सब सारे मैंने तो अब इनके बारे में ही एक एक करके पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है राजस्थान को मेनली 4 भूभागों में डिवाइड किया है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये चारों मैंने अभी आपको पीछे मैप में बताया था दोस्तों। तो पहले पढ़ रहे हैं अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपको इसके बारे में पूरा पिछले लेक्चर में डिटेल दिया है दोस्तों, ये सब अपन ने कवर कर रखा है। तो जिसमें अपन ने ये भी कवर किया था दोस्तों कि है ना दोस्तों, ये सारे कवर किए थे पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान। जैसे जो मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, उसको भी अ और ब 2 पार्ट में डिवाइड किया था। और एक तो रेतीला शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। किसमें दोस्तों, अर्ध शुष्क मैदान। तो अर्ध शुष्क मैदान या बांगड़ राजस्थान बांगड़ बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अर्ध शुष्क मैदान मतलब शुष्क मैदान, और अर्ध शुष्क मैदान को किसको डिवाइड किया है दोस्तों, ये इसको डिवाइड किया है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को इस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर आगे फिर पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदान भाग पढ़ेंगे, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मैंने अ और ब ये दोनों पार्ट मैंने ये बालुका स्तूप के बारे में बता दिया था, जो शुष्क मैदान में है। पश्चिमी विशाल मरुस्थल और रेतीला शुष्क मैदान में है बालुका स्तूप कौन कौन से हैं, अति रेखीय होता है, जो पवन के डायरेक्शन में होता है, पवनानुवर्ती बोलते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार होता है बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मैंने उसको डायग्राम बना के समझाया था दोस्तों। पैराबोलिक बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप। तो ये बालुका स्तूप होते हैं दोस्तों। राजस्थान बांगड़ में आपके है ना घग्गर का मैदान बताया था मैंने आपको, लूनी बेसिन गौड़वाड़ क्षेत्र बताया था दोस्तों। ये जो है ना घग्गड़ का मैदान है ना, क्या बोलते हैं, राजस्थान बांगड़ जो एरिया है, बांगड़ एरिया कौन सा दोस्तों, राजस्थान का बांगड़ एरिया अर्ध शुष्क मैदान। ये जैसे ही आप वेस्ट से मतलब पश्चिम से ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो ये उसके बाद ये आता है, पहले तो आता है क्या बोलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश जो अर्ध शुष्क मैदान, फिर उसके बाद शुरू होता है जस्ट अर्ध शुष्क मैदान। मतलब ये देखिए अब राजस्थान का डायग्राम अपन इस तरह से बनाए। तो अगर ये ईस्ट ये नॉर्थ है, ये क्या बोलते, ये आपका साउथ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो और ये ईस्ट है। तो यहाँ पे तो ये वाली जो पार्ट है दोस्तों, ये तो आपका आ गया ये शुष्क प्रदेश। फिर अर्ध शुष्क इसके जस्ट पास में, फिर इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे अरावली पर्वत जो इधर से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, और फिर इसके बाद आपका आएगा पूर्वी मैदान, फिर इसके बाद आएगा उत्तर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये इस तरह से डिवाइडेड है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आपको डायग्राम में पहले बता रखा है, डायग्राम में आपको ये सब चीज़ें बता रखी है। तो डायग्राम से सब, तो ये इसमें जो ये जो बांगड़ क्षेत्र है उसमें घग्गर का मैदान है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसमें मृत नदी इम्पोर्टेंट था, जो मृत नदी किसको बोलते हैं, घग्गर नदी को बोलते हैं दोस्तों। घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। इसमें यहाँ पे जालोड़ मिट्टी है
और ये घग्गर का मैदान किस एरिया में आता है दोस्तों? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में विस्तृत है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लूनी बेसिन या गौड़वाड़ क्षेत्र, ये गौड़वाड़ क्षेत्र जो आपको पता ही है कि जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्र में शामिल है। ये चीज़ आपको बताइए। नगौरी उच्च भूमि प्रदेश जो ये है ना, इसमें डिडवाना, कुचामन, सांबर, नावा आदि खारे पानी की झीलें यही हैं नगौरी उच्च भूमि प्रदेश में दोस्तों। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये शेखावटी जो क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में वो कवर की थी दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे अपन पढ़ेंगे मुख्य फसलें दोस्तों। मुख्य फसलें कौन कौन सी है इसी पार्ट में आगे राजस्थान की। ये जो इस एरिया का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? ये होता है बाजरा, मोठ और गवार। ये जो शुष्क भाग है ना सर दोस्तों, शुष्क भाग, कौन सा शुष्क भाग? ये जो अर्ध शुष्क भाग और ये जो आपका वेस्ट साइड में है, मतलब पश्चिम के साइड में, और राजस्थान का भी आप मान सकते हो। बाजरा, मोठ और गवार सबसे ज़्यादा होता है मुख्य फसलें। इसमें बाजरा, मोठ, गवार, वनस्पति, बबूल, फोक, खेजड़ा, कैर, बेर, सेवण, घास आदि। इंदिरा गांधी नगर है ना, मुख्य नहर है यहाँ का, जीवन रेखा है मान लीजिए आप इसके लिए क्या है? जीवन रेखा। ये जीवन रेखा सिद्ध होती है इंदिरा गांधी नगर। ये बहुत बड़ी परियोजना है। ये आपका राजस्थान का बहुत बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी नहर है जो एक तरह से जीवन रेखा साबित होती है ये मरुस्थलीय प्रदेश के लिए। तो मरुस्थलीय प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा है दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर मरुस्थलीय प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। और यहाँ पे आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, प्रमुख वन्य जीवन अभयारण्य, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और थार मरुस्थल थली या शुष्क बालू का मैदान के नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल। इसके बारे में मैंने पहले भी डिसाइड किया था तो समझाया था, ये बताया था इसके बारे में। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, इससे ये जो अपना इंडियन डेजर्ट है वो इसी का पार्ट माना जाता है। किसका? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही पार्ट माना जाता है। जो महान ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो थार का मरुस्थल है, वो इसी अफ्रीका जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है, इसी का भाग माना जाता है दोस्तों। ये संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% क्षेत्र अकेले राजस्थान में है। मतलब पूरा थार मरुस्थल का 62% क्षेत्र है ना, वो कहाँ है? इंडिया में है। तो ये मरुस्थल थली या शुष्क बालू का मैदान जिसको कहते हैं, वो है जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये क्या है? पूर्वी भाग। जो इंडियन डेजर्ट है ना दोस्तों, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। पूरब में इंडिया पड़ता है अफ्रीका से, और ये मतलब राजस्थान, इसका पूर्वी भाग यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, इंडिया तक। तो ये मैंने आप पीछे भी डिस्कस की थी इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें तो अब यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है दोस्तों। यह जो मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। मतलब ये इंडिया का ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे
और इंडिया का क्या, विश्व का सबसे सर्वाधिक लोग रहते हैं इस मरुस्थल में। बाकी जगह जो मरुस्थल है, इंडिया वर्ल्ड में कहीं भी जो मरुस्थल है वहाँ पे इतने आबादी नहीं रहती है जितना इंडिया में ये जो राजस्थान में जो ये डेजर्ट है इस एरिया में इतनी आबादी है। मतलब ये विश्व का, यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। और यही नहीं, सबसे अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। मतलब खूब सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग जीव जंतु इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इस मरुस्थल में पाए जाते हैं। और वनस्पति व वसु संपदा की दृष्टि से भी विश्व के मरुस्थलों में सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बाकी सभी मरुस्थलों से सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़। अपना जो थार का मरुस्थल है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो सब कुछ में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अन्य मरुस्थलों से ज़्यादा है। मतलब बाकी जो विश्व में मरुस्थल है वहाँ से जनसंख्या भी ज़्यादा है। यहाँ पे जीव जंतु भी खूब पाए जाते हैं इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अच्छा है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे है, इस संपूर्ण मरुस्थल में बलुका स्तूपों के बीच में कहीं ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे रण किसको कहते हैं? रण कई बार पूछा जाता है। मैंने कई पीछे बताया था बालुका स्तूप राजस्थान में खूब सारे पाए जाते हैं, जो कई जगह अर्धचंद्राकार, जो बरखान कहते हैं जिसको। तो ये जो बालुका स्तूप होते हैं ना दोस्तों, तो इनके बीच बीच में जो स्तूप है उनके बीच में गड्ढे होते हैं। और गड्ढे में क्या है, जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो एक दलदली जमीन बन जाती है, अस्थायी झील बन जाता है, दलदली भूमि बन जाती है, जिसको रण कहते हैं। इसमें जल भर जाता है। देखो, संपूर्ण मरुस्थल में बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि है। निम्न में मतलब गड्ढा भूमि होता है, गड्ढा रह जाता है। तो वो जो है ना, उस जगह पे वर्षा का पानी जमा होने के बाद और उसमें दलदली जमीन हो जाती है, जिसको रण कहते हैं। और ये जो फेमस रण है आपको, ये है कन्नौड़ है दोस्तों। क्या है? कन्नौड़, बरमसर, भाखरी, पोखरन जैसलमेर में, बाप जोधपुर में, थोब बाड़मेर में ये प्रमुख रण है। रण मतलब दलदली जमीन जो बालुका स्तूपों के बीच में मिलती है, उसको रण कहते हैं, रण। तो दोस्तों ये ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस राज्य के अन्य भागों से अलग करती है। देखिए दोस्तों, ये जो 50 इसे राज्य के अन्य भागों से अलग करती है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या जो अर्ध शुष्क भाग राजस्थान का अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय प्रदेश का अर्ध शुष्क भाग जो है वो पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाता है इसमें। जो अपना राजस्थान के मैप है, इसके यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो जो इधर वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होता है। वो कहाँ पे होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश जो आगे आएगा, वो रेखा इसको पूरी तरह से अपना सेपरेट कर देता है इस पार्ट को। इधर तो वर्षा कम होती है और इधर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इधर पूरा वर्षा बढ़ते जाता है इधर की तरफ जाते हैं, जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप आगे देखेंगे, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले इस राज्य के अन्य भागों को अलग करते इस भूभाग की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा है। मतलब रेड क्लिफ रेखा के आपके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं मैं कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी है, जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर व बाड़मेर, जालोर से बहकर कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी दोस्तों अजमेर से शुरू होती है और गुजरात में विलुप्त हो जाती है। गुजरात कहाँ है? गुजरात में कच्छ के रण, मतलब रण वही बताया, दलदली जमीन है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो नाग पहाड़, और अजमेर में कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? नाग पहाड़ से। तो ये लूनी नदी है ना, लूनी नदी, ये जो अपन थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट जो अर्ध शुष्क मैदान है, उसका
प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का लगभग 60% भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है। ये चीज़ अब मैंने आपको बता दी है पहले भी कि पश्चिमी भाग जो अपन थार मरुस्थल पढ़ रहे हैं उसके 60% आप बालुका स्तूपों से मतलब बालुका स्तूप ही मतलब रेतों के ढेर बने हुए हैं। और इन बालुका स्तूपों का पर्दन स्थानांतरण मार्च से जुलाई के बीच में अत्यधिक होता है दोस्तों। मार्च से जुलाई में आंधियाँ खूब चलती है और इनका ये बालुका स्तूप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। शुष्क प्रदेश के उत्तर में ये जो शुष्क प्रदेश है मतलब ये जो थार मरुस्थल है इसके उत्तर में पंजाब है। मतलब आपको बताया था कि सबसे ऊपर है ना, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, मतलब उत्तर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो हरियाणा है, और पश्चिम में पाकिस्तान है, मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर है, और दक्षिण में गुजरात है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आगे चलते हैं। अब ये इस प्रदेश में कहीं कहीं चट्टानी सतह है और पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे नागौर, बाड़मेर, जालोर और कुचामन, सीकर आदि में पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। थार यहाँ पे नागौर में आपको पता है पहाड़ियाँ, नागौर में आती वो भी क्या बोलते हैं मार्बल्स वगैरह निकलते हैं, पता ही आपको। तो कई चट्टाना सतह व पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। थार मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं का मुख्य योगदान है। दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है दोस्तों। एक ऐसा मरुस्थल है किसका योगदान है दोस्तों? दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी हवाओं का योगदान है, क्योंकि ये दक्षिणी और पश्चिमी मानसून है जो ये है अरब सागर है। इनसे मानसूनी हवाएं जो आती है उससे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये जो मरुस्थल है इसी का योगदान है, किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का, जो अरब सागर में है। जैसे इंडिया का जो आप मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप कैसा है दोस्तों? ऐसे है ये सॉरी ये ऐसे, तो ये इधर है ना दोस्तों, ये जगह नहीं था, ये ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे अरब सागर है, मतलब ये जो पॉइंट है तो अरब सागर है आपका। यहाँ पे गुजरात वगैरह, यहाँ पे राजस्थान है आपका। तो और ये पूर्वी भाग, तो ये जो अरब सागर है यहाँ से ये राजस्थान यहाँ पे नज़दीक पड़ता है दोस्तों। राजस्थान कहाँ पड़ता है? यहाँ पे नज़दीक पड़ता है ये। तो यहाँ पे नज़दीक पड़ता है ना अरब सागर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आता है। तो ये आपका है ना दक्षिणी, ये साउथ है, दक्षिणी, और ये पश्चिमी मानसून, ये दक्षिण पश्चिम का मानसून यहाँ से हवाएं इधर ट्रैवल करती है और राजस्थान में ये कहाँ पे पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में एंटर करती है। तो ये थार मरुस्थल इसी का देन है, इसका सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं जो कहाँ से बनती है? ये अरब सागर से बनती है, दोस्तों, अरब सागर से। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये जो थार का मरुस्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है। ग्रीष्म काल में मतलब जो भारतीय महाद्वीप में है यहाँ पे ऋतु चक्र मतलब जो गर्मी बरसात ठंड ये जब आने का है इनको भी कंट्रोल ये करता है थार का मरुस्थल। कैसे करता है? ग्रीष्म काल में तेज गर्मी के कारण। दोस्तों इसको मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली में। देखिए जब गर्मी पड़ेगी तो थार का मरुस्थल का रेत गर्म हो जाता है जल्दी, तो गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र पैदा होता है। मतलब हवा गर्म होके फैल जाता है तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है।
तो वो क्या करता है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी जो अभी बताया था अरब सागर से, जो अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पे हवा का घनत्व कम हो जाएगा, तो दोस्तों उधर से अरब सागर से जो उठ रही है हवाएं, मानसूनी हवाएं, उसको अपनी ओर लाएगा। और यहाँ पे हवाएं संपूर्ण प्रायद्वीप में, ये जो रहती है थार का मरुस्थल, यहाँ पे वर्षा कराती है। कौन से महीने में? ग्रीष्म काल में। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ग्रीष्म काल में तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश में न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर की, मतलब अरब सागर से उठने वाली हवाओं को आकर्षित करता है। ये हवाएं संपूर्ण प्रायद्वीप में वर्षा कराती है, मतलब पूरे प्रायद्वीप में बरसात कराती है। यह मरुस्थल विश्व मरुस्थलों में सर्वाधिक आबादी, जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक वानस्पतिक परिस्थितिकी तथा पशुधन की अधिकता के लिए विख्यात है। ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है कि ये जो मरुस्थल है अपना, यहाँ पे पशु घनत्व सर्वाधिक, आदमी मतलब जनसंख्या सर्वाधिक है, वनस्पति भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो विश्व में है, विश्व में सबसे अधिक घनत्व वाला मरुस्थल है ये। मतलब सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा पशु है, सब सर्वाधिक वनस्पति है। ये ऐसा मरुस्थल है, सब कुछ पाया जाता है यहाँ पे। और वो बाकी मरुस्थलों से सबसे ज़्यादा यहाँ ये इंडिया के जो ये मरुस्थल है, इसमें आबादी है दोस्तों। ये कहने का मतलब ये है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, राजस्थान का प्रमुख पर्वत व पठार, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पर्वत और पठार कहाँ कहाँ, कौन से पर्वत है और कौन कौन सा पठार है, ये देखिए दोस्तों। तो ये आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए आगे इसके बारे में डिटेल और भी आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें आपको ऊपर भी डिसाइड क्या बोलते समझाया मैंने। तो ये देखिए आपका ये हनुमानगढ़ है, और इस एरिया में आपका यहाँ पे घग्गर नदी है, घग्गर मैदान है। ये अरावली पर्वत आपको मैंने बताया, ये आपका ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है आपका, ये आपका ईस्ट है। तो दोस्तों अब ये जो ध्यान रखना है, नॉर्थ मतलब उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, और ये पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम एरिया, ये कहलाते हैं दोस्तों। और ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतमाला, ये जो उत्तर पूर्व से पश्चिम और दक्षिण की ओर है, ढलान में है, ऐसे ढलान में दोस्तों। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ अपन ऊपर से कवर करते चलेंगे दोस्तों। तो देखिए जैसलमेर, आपका फर्स्ट जैसलमेर, इसमें यहाँ पे त्रिकूट की पहाड़ी है। त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। इसी तरह से ये देखिए बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत, ये कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। ये कहाँ है? बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत। ये आपको याद रखिए, 56 का पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत और मालाना पर्वत किस एरिया में पड़ता है? बाड़मेर साइड में पड़ता है दोस्तों। इसी तरह से आपका चिड़ियाटुंग पहाड़ी आपका जोधपुर में है दोस्तों, ये चिड़ियाटुंग पहाड़ी। इसी तरह से आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट, ये देखिए जालोर में आपका, जालोर में, ये जालोर है, जालोर में सुंडा पर्वत, जसवंतपुर की पहाड़ियाँ। तो याद रखिए जालोर में जसवंतपुर की पहाड़ियाँ और सुंडा पर्वत। और बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत। तो ये 3 पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में होंगी, 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत। 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत बाड़मेर में। जालोर में आपका सुंडा पर्वत और जसवंत की पहाड़ियाँ दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ये इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार। अरावली ये सिरोही, कौन सा दोस्तों? ये सिरोही,
सिरोही में आपका ये माउंट आबू है, सिरोही में माउंट आबू। और ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर जो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। शेर राज्य की दूसरी ऊंची चोटी, शेर है ना राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दिलवाड़ा पर्वत शिखर अचलगढ़ और उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार क्या है, पठार में सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। तो ये दोस्तों कहाँ है, सिरोही में। तो याद रखना है माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, शेर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दिलवाड़ा पर्वत शिखर अंचलगढ़ और उड़िया पठार राज्य का सबसे। तो दोस्तों इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सुंडा पर्वत जसवंत की पहाड़ियाँ इस जालोर में, और है ना सिरोही में माउंट आबू शेर जो माउंट आबू है उसका गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, शेर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दिलवाड़ा पर्वत शिखर अंचलगढ़ और उड़िया पठार ये सब कहाँ है दोस्तों, सिरोही। ये जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये उदयपुर। तो ये उदयपुर में है जरगा पर्वत राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। देखिए पहला तो है गुरु शिखर, शेर दूसरी है, जरगा पर्वत तीसरी है, जरगा पर्वत क्या है दोस्तों, जरगा पर्वत। और लसड़िया का पठार ये कहाँ है दोस्तों, लसड़िया का पठार ये डूंगरपुर में, उदयपुर में। और भोरठ का पठार उदयपुर व राजसंबंध में। तो भोरठ का पठार दोस्तों राजसंबंध उदयपुर मतलब यहाँ से यहाँ तक का है भोरठ का पठार, इसमें राजसंबंध और उदयपुर में आपका भोरठ का पठार। और लसड़िया का पठार आपका उदयपुर में। और जरगा पर्वत राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो जरगा पर्वत वो भी उदयपुर में है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब ये देखिए चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, क्या चित्तौड़गढ़ में मेसा पर्वत, चित्तौड़गढ़ में मेसा पर्वत है। चित्तौड़गढ़ में क्या है दोस्तों, मेसा पर्वत। इसी तरह से मालवा का पठार इधर देखिए झालावाड़ का नीचे यहाँ पे मालवा का पठार है दोस्तों। तो झालावाड़ के आपके साउथ में मालवा का पठार, यहीं पे विंध्याचल पर्वत है जो झालावाड़ के मतलब ये इसके साउथ में पड़ता है, मतलब दक्षिण में राजस्थान के दक्षिण में। और ये विंध्याचल पर्वत कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसी तरह से आप मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों कोटा में पड़ता है। मुकुंदवाड़ा का पहाड़ियाँ कोटा में। इसी तरह से भीलवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों भीलवाड़ा में बिजासन का पहाड़, भीलवाड़ा में क्या है, बिजासन का पहाड़ जिसको मांडलगढ़ भी कहते हैं और इसको बिजासन का पहाड़ कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बिजासन का पहाड़ ये कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। आगे चलते हैं, तो दोस्तों इधर अपन चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में जयपुर में आपको पता ही है कि बैराठ की पहाड़ियाँ हैं, जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। और ये यहाँ पे सीकर जो शेखावटी एरिया है यहाँ पे मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ और खंडेला की पहाड़ियाँ। तो मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ और खंडेला की पहाड़ियाँ आपका ये सीकर में पड़ता है दोस्तों। तो ये आपकी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट थे, एक बार इसका ओवरव्यू है दोस्तों ये चीज़ें, आगे इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि राजस्थान की अधिकांश पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है दोस्तों। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आपका अधिकांश पहाड़ियाँ हैं।
अधिकांश पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। और दक्षिण में मतलब दक्षिण पश्चिमी किधर है? इधर, इस तरफ। इधर है ना, देखो आपका है ना 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत, ये आपका है ना बाड़मेर में दोस्तों। जालोर में आपका सुंडा पर्वत, जसवंत की पहाड़ियाँ। इसी तरह से सिरोही, सिरोही में आपका माउंट आबू, माउंट आबू शेर, माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, दिलवाड़ा पर्वत, अचल अचलगढ़, ओडिया पठार। जरगा पर्वत, जरगा पर्वत, सॉरी, जरगा पर्वत आपका उदयपुर में है दोस्तों। लासड़िया, लासड़िया का पठार उदयपुर में है दोस्तों। उदयपुर में आपका जरगा पर्वत, लासड़िया का पठार, भोरट का पठार, उदयपुर व राजसमंद में। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का पठार ये आपका झालावाड़ मतलब राजस्थान के साउथ में है दोस्तों। मुकंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की, सॉरी, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में है दोस्तों। बिजासन की पहाड़ियाँ यहाँ भीलवाड़ा में। जयपुर में आपका ये हो गया बैराठ की पहाड़ियाँ दोस्तों, बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर में। इसी तरह से सीकर में आपका हो गया मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों। तो आपका ये सीकर में हो गया। जो शेखावटी एरिया, मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ खंडेला की पहाड़ियाँ। तो ये दोस्तों यहाँ ये हो गया त्रिकुट की पहाड़ी, त्रिकुट की पहाड़ी, त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है दोस्तों। और बाड़मेर, बाड़मेर में आपका 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत। तो बाड़मेर में आपके 56 की पहाड़ियां हैं, नाकोड़ा पर्वत है, मालानी पर्वत, ये मैंने आपको पहले बताया। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है सुंडा का पर्वत और जसवंत की पहाड़ियां आपका जालोर में है। ये भी जा से शुरू होता है। जालोर में जसवंत की पहाड़ियां और सुंडा पर्वत। इसी तरह से सिरोही में, सिरोही में माउंट आबू, शेर, दिलवाड़ा पर्वत, अंचलगढ़ और उड़िया पठार। तो ये दोस्तों आपका ये चार हैं, चार पहाड़ियाँ पर्वत चार है। एक तो उड़िया पठार आपको सिरोही में पड़ता है, अंचलगढ़ पड़ता है, दिलवाड़ा पर्वत शिखर और शेर राज्य की दूसरी सबसे ऊंची, और जरगा पर्वत राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जरगा, जरगा पर्वत। और दूसरी है शेर, ये दूसरी ऊंची चोटी है, चोटी है दोस्तों, चोटी के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा है जरगा पर्वत, पहला है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, और माउंट आबू में है, माउंट आबू का है जो, और शेर दूसरी है। और दिलवाड़ा पर्वत शिखर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, दिलवाड़ा पर्वत शिखर वो आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिरोही में। दिलवाड़ा पर्वत शिखर, दिलवाड़ा पर्वत शिखर सिरोही में पड़ता है दोस्तों। आगे चलते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, हमने थार मरुस्थल को पूरा पढ़ा दोस्तों। अब मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे दोस्तों। मतलब अरावली पर्वतीय, थार का मरुस्थल मतलब मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। अब इनमें उसमें कितने जिले थे दोस्तों? 12 जिले आपको मैंने बताया था। 12 जिले कौन कौन से थी, ये देखिए 12 जिले जो आपको मैंने इधर बताया था, 12 जिले। थार का मरुस्थल में 12 जिले आते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चरों में एक्सप्लेन किए दोस्तों। सॉरी ये ऊपर चला गया हुआ, काफी पीछे चला गया दोस्तों। हाँ ये रहा दोस्तों, ये वाली। तो इसमें कितने थे? 12 जिले। कहाँ में? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में 12 जिले थे। जैसलमेर, बाड़मेर, ये देखिए
ये देखिए दोस्तों 12 जिले हैं। ये है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू व पाली जिले। ये किस में आते हैं दोस्तों? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। अब जो दूसरा पार्ट है अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये पर्वतीय प्रदेश। अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। और दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। 4 भाग में कौन से थे? ये देखिए 4 पार्ट थे ना, ये आगे इधर। एक तो है ना आपका है ना मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये रहा दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये दूसरा है और ये पहला था। और पूर्वी मैदानी भाग तीसरा होगा और चौथा अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये 4 अपने को पढ़ना है दोस्तों। तो अपन दूसरा पढ़ने जा रहे हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट तो अपन ने पढ़ लिया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें 12 जिले थे। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें 13 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 13 जिले। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये ईस्ट की तरफ साउथ ईस्ट में पड़ता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली व जयपुर के कुछ भाग। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली पर्वत है, जो इस तरह अपना जो राजस्थान का मैप है इस तरह से, तो इधर तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश हो गया ये। उसके बाद ये अरावली पर्वत, ये बीचों बीच में। इसके बाद आएगा पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान। और फिर लास्ट में पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारीय प्रदेश। तो ये दूसरा पढ़ रहे हैं। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा। तो अपन वेस्ट से किधर जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। तो दोस्तों ये अपन अभी पढ़ेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो दोस्तों तो अपन ये जो पढ़ रहे हैं आज, तो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में विभक्त करती है और इस प्रदेश की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अत्यधिक सार्थक रूप से प्रभावित करती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में अपने उद्भव के प्रारंभ में ये पर्वत श्रेणियां काफ़ी ऊंची थी, परंतु धीरे धीरे अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप बहुत नीची होती गई और इन पर्वतों में ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है, जो सेंदड़ा के ब्यावर के पास फैली हुई है। इन पर्वत श्रेणियों में पौधावस्था को प्राप्त कर चुकी गहरी घाटियां और दिल्ली सुपर ग्रुप के चट्टानों में क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है। इसके अलावा इसमें अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों में नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें अत्यधिक है। दोस्तों इसमें क्या है आपका, ये तो सबसे पहली चीज़ तो ये विश्व की प्राचीनतम अरावली पर्वत है, ठीक है। और ये जो राजस्थान को 2 असमान भागों में, मतलब बराबर नहीं, अलग असमान भागों में विभाजित करती है दोस्तों। और तीसरा इसमें ये है क्योंकि ये ऐसा पर्वत है जो राजस्थान की भौतिक फिजिकल स्थिति, इसका पैसों से भी, मतलब आर्थिक और सामाजिक, मतलब जो यहाँ रहन सहन को भी, और सांस्कृतिक जो संस्कृति है राजस्थान को, उसको भी प्रभावित करती है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और यहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है दोस्तों। ग्रेनाइट जो अपन घरों में लगाते हैं, ग्रेनाइट मिलता है दोस्तों। और क्योंकि ये जो पहाड़, ये जो पर्वतमाला है, ये धीरे धीरे क्या हवा से मतलब घिसते मतलब अनाच्छादन हो गया और परिणाम स्वरूप वो नीची होती गई। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे एक ऐसा बना हुआ है पहाड़ और ये ऊपर से यहाँ से काट दिया गया, तो ये ऊपर से कटता ये प्लेन बनता गया दोस्तों। पर पहाड़ तो है, पर ये ऊपर से कट गया, तो इसके ऊपर आदमी लोग आवास बसने लग गए। समझ में आई दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे ये पहाड़ है आपका, ये आपका क्या है, पहाड़ है इस तरह से। अब ये ऐसे पहाड़ है ये, अब ये ऊपर से ऐसे यहाँ से कट गया,
तो ये कटने के बाद ये क्या हो गया, प्लेन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे कट गया, तो ये कटने के बाद ये प्लेन हो गया, और प्लेन हो गया, इस पे लोग बसने लगे। तो यहाँ पे इसमें इस जो ये जो आपका अरावली पर्वत है, इसमें कई जगह पे खड्डे हैं, कई जगह पे है ना घाटियाँ बनी हुई है। जो श्रेणियों इस पर्वतीय श्रेणियों में घाटियाँ भी हैं, कई ग्रेनाइट के चट्टाने मिलते हैं, और कई, अब देखिए ग्रेनाइट के चट्टाने ये पूछा जाता है कि सदड़ा ब्यावर में काफ़ी मिलते हैं, सदड़ा ब्यावर में, सदड़ा है ना ब्यावर, यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें अधिक मिलती है। और ये देखिए दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों में क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है। क्वार्टजाइट, क्वार्ट होता है ना, क्वार्टजाइट चट्टान होते हैं, क्वार्टाइट जो क्वार्ट्स की तरह चमकीले होते हैं, क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है दोस्तों। और इसी तरह से अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों में, जो अरावली की जो सुपर ग्रुप है, इसमें चट्टानों में आपका नीस सिस्ट ग्रेनाइट चट्टानें अत्यधिक मिलती है दोस्तों। अब इसके बारे में, ये जो है ना पर्वतीय अरावली ये कितना राज्य का संपूर्ण भूभाग का कितना % है दोस्तों अरावली, ये 9% है, ये ध्यान रखना है। कितना % है दोस्तों, कितना है दोस्तों, तो ये संपूर्ण भूभाग का 9% है दोस्तों क्षेत्रफल। और जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 10%। तो इसमें जनसंख्या कितनी है दोस्तों, अति 10%, और जनसंख्या 9% इसका वो है, क्या बोलते हैं, संपूर्ण भूभाग का 9%। दोस्तों आगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अति नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं, आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे दोस्तों। कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग तो अपन ने पहले पढ़ लिया था, और ये अरावली पर्वत को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अरावली पर्वत जो दूसरा पार्ट है, अरावली पर्वत पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे लेक्चर पसंद आए, आपको समझ में आ रहा है, एक बुक आपको नोट्स की तरह लगेगा जब इसको आप सुन लेंगे एक बार। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ये आपको एक तरह से यहाँ पे आपको पूरी तरह से फुल मटेरियल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है दोस्तों। और आप है ना इसमें ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट आप कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के राजस्थान के रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर अपडेट्स के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।